अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 12 में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टडी कर रहे थे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दो मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, एक बेस कैटालाइज मैकेनिज्म और दूसरा एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म। सबसे पहले हमने बेस कैटालाइज मैकेनिज्म शुरू किए थे। इससे पहले मैं आपको बेस कैटालाइज मैकेनिज्म की 3 एग्जांपल्स करवा चुकी हूँ। पहली एग्जांपल हमने की थी एडिशन ऑफ HCN, दूसरी हमने की थी एडिशन ऑफ ग्रिग्नर रिएजेंट ऑन कार्बोनिल कंपाउंड, तीसरी हमने की थी एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। हमने इन तीनों रिएक्शंस के कंप्लीट मैकेनिज्म और इम्पोर्टेंस सब कुछ स्टडी किया। आज हम चौथी टाइप के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टडी करेंगे। ये रिएक्शंस कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाते हैं। ये भी बेस कैटालाइज मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। इन रिएक्शंस में दो मॉलिक्यूल्स सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड भी हो सकते हैं, वो कंबाइन होकर नया कंपाउंड देते हैं। कभी तो उस नए कंपाउंड के बनते वक्त कोई स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर और अमोनिया का एलिमिनेट हो जाता है और कभी नहीं भी होता। दो मॉलिक्यूल्स का यूनाइट होकर नया कंपाउंड देना कंडेंसेशन रिएक्शंस कहलाता है। कभी तो कोई स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा जैसे वाटर और अमोनिया, और ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही एलिमिनेट हो, कभी इनके बगैर भी कंडेंसेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। जो कार्बोनिल कंपाउंड कंडेंसेशन रिएक्शंस देते हैं उन्हें स्पेशल नाम दिया जाता है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम ये देखेंगे कि इन रिएक्शंस को अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस क्यों कहते हैं और कौन से एल्डिहाइड और कीटोन हैं जो कि ये रिएक्शंस देते हैं, क्या लाजमी शर्त है। याद रखिए कि ऐसे तमाम एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है? देखें, अल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में जो है ना फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं। अल्डिहाइड में फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन में कार्बोनिल कार्बन है। फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप या कीटोन फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके ऊपर लगे हुए हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इसलिए ऐसे तमाम अल्डिहाइड और कीटोन जिसमें यह शर्त पूरी हो, यानी अल्फा कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ लगी हुई अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, तो वो डाइल्यूट बेस जैसे कि NaOH उसकी प्रेजेंस में एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं अल्डोल। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम उस एडिशन प्रोडक्ट को अल्डोल क्यों कहते हैं। उस प्रोडक्ट में एट ए टाइम दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं, अल्डिहाइड क्लास का भी और अल्कोहल का भी। अल्डिहाइड का पोर्शन हम ले लेते हैं अल्ड और अल्कोहल का हम ले लेते हैं ओल, और उस नए बनने वाले प्रोडक्ट को हम इन दोनों क्लास के फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से प्रोडक्ट को नाम देते हैं अल्डोल, और इसी वजह से इन रिएक्शन का नाम रखा गया है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम इन रिएक्शंस की एग्जांपल्स देखेंगे डिटेल में, और अल्डोल में भी ये फंक्शनल ग्रुप देखेंगे कि वाकई क्या मौजूद होते हैं या नहीं। साथ हम ये भी देखेंगे एग्जांपल्स के ज़रिए कि अल्फा हाइड्रोजन क्या इन कंपाउंड्स में मौजूद है या नहीं है। इससे पहले कि हम अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन स्टार्ट करें, हम पहले रिकॉल कर लेते हैं कि हर कार्बोनिल कंपाउंड में किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। मैंने आपको कई बार ये बात बताई है कि कार्बोनिल कार्बन में पोलर ग्रुप मौजूद होता है। कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अल्डिहाइड और कीटोन पर डिपेंड करते हुए ये दोनों वैलेंसेस जो है मुख्तलिफ ग्रुप से सेटिस्फाई हो सकती हैं। अब अगर आप इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टडी करेंगे तो उसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हाइड्रोजन होता है और बाकी नेगेटिवली चार्ज पार्ट जो उस कंपाउंड का बचता है उसको हम न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कहते हैं। जब भी हम कोई भी HNU टाइप का एडिंग रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड पर ऐड करते हैं तो पोलैरिटी की बेसिस पे करते हैं। H हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर ऐड हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल हमेशा कार्बन पर ऐड हो जाता है और बनने वाले प्रोडक्ट को हम एडक्ट कहते हैं। अब इस चीज़ को सामने रखते हुए और इसको जहन में रखते हुए हम एथेनॉल और एथेनॉल को आपस में अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस में देखेंगे कि कैसे ये इन्वॉल्व होते हैं। एक एथेनॉल का मॉलिक्यूल बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे कि एक कार्बोनिल कंपाउंड होता है। उसकी कार्बन की पोलैरिटी आपने खास तौर पर इंडिकेट कर लेनी है। कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। एक एथेनॉल के मॉलिक्यूल के ऊपर जब दूसरा वाला एथेनॉल मॉलिक्यूल कंडेंस होगा तो दूसरा ऐसे ही बिहेव करता है जैसे कि HNU टाइप का एडिंग एजेंट। डाइल्यूट बेस होना लाजमी शर्त है। अब आप देख रहे होंगे कि जो फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ वाले कार्बन पर मैंने अल्फा लिखा हुआ है क्योंकि ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पर इस वक्त 3 हाइड्रोजन मौजूद है, मैंने सिर्फ एक को अलग करके लिखा है क्योंकि एक ही जो एसिडिक प्रोटोन है वो ऑक्सीजन के ऊपर जाकर ऐड होगा। बाकी पूरे पोर्शन ने कैसे बिहेव करना है एज न्यूक्लियोफाइल। ये कार्बन जो है वो एज न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगी और ये पूरा पोर्शन एथेनॉल के मॉलिक्यूल का है ये बिल्कुल इसी तरह का ही, लेकिन सिर्फ मैंने लिखते वक्त क्या किया है कि उसकी 2 हाइड्रोजन को इकट्ठा कर दिया है
और अल्फा कार्बन पर मौजूद एक अल्फा हाइड्रोजन को अलग करके सेपरेट करके यहाँ पे शो किया है, क्योंकि मैंने अभी आपको वाजिया किया था कि इन रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए लाजमी शर्त ये है कि अल्फा हाइड्रोजन ज़रूर होनी चाहिए। ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है, ये एसिडिक की नेचर होती है, ये सिलेक्टिवली चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ऐड हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको HNO टाइप के एडिंग रिएजेंट में पहले भी बताया हुआ है कि O के ऊपर H ऐड हो जाती है। बाकी पूरा पोर्शन एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ये पूरा पोर्शन जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा वो क्या है, CH2, इसके ऊपर कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, फिर C डबल बॉन्ड OH है। चूँकि ये नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, वो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ जब नया बॉन्ड बनाएगी तो ये आपके पास पूरा का पूरा कार्बन पे ग्रुप ऐड हो जाएगा, CH2, C डबल बॉन्ड O और H। और जो इस एथेनॉल मॉलिक्यूल के एसिडिक हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के ऊपर ऐड हो जाएगा। तो एथेनॉल और एथेनॉल की आपस में जब कंडेंसेशन हुई तो एक ने वैसे ही बिहेव किया जैसे कि एक कार्बोनिल कंपाउंड होता है, और दूसरा उसके ऊपर ऐसे ऐड हो जाएगा जैसे HNO टाइप का एडिंग रिएजेंट। H जो ऐड होगी वो एसिडिक हाइड्रोजन होगी, वो अल्फा कार्बन की, आप कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर तीनों हाइड्रोजन बिल्कुल एक जैसी हैं। तो एक हाइड्रोजन को आप एसिडिक हाइड्रोजन कंसीडर करते हुए O पर जब ऐड करेंगे तो पीछे जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट बचेगा वो बचेगा CH2, C डबल बॉन्ड OH। ये आपके सामने नया प्रोडक्ट बन गया। CH3COH जो पोर्शन था वो उस एथेनॉल का था जो एस कार्बोनिल कंपाउंड बिहेव कर रहा है, और इसका H और CH2C डबल बॉन्ड OH जब ऐड हो गया तो O जो है कार्बन और ऑक्सीजन, इसका पाई बॉन्ड भी ब्रेक हुआ, O जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप में चेंज हो गई, और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जब ऐड हुआ CH2C डबल बॉन्ड OH की फॉर्म में, तो इस कंपाउंड में आपको एट ए टाइम दो फंक्शनल ग्रुप नजर आने लग गए हैं। C डबल बॉन्ड OH फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड क्लास का है और OH एक अल्कोहल फैमिली का है। तो इन दोनों क्लासेस के कंबाइंड फंक्शनल ग्रुप की वजह से इस कंपाउंड की जो क्लास बनेगी वो अल्डोल बनेगी। अल्डिहाइड क्लास का हमने अल्ड ले लिया और अल्कोहल का ओल। बाकी हम जब इस कंपाउंड को IUPAC सिस्टम से नेम देंगे तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है और ये 4 है। कार्बन नंबर 3 पे चूंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है और लॉन्गेस्ट चेन में चूंकि 4 कार्बन एटम है और जो पेरेंट नेम है वो डोमिनेंट फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड की बेसिस पे बन जाएगा ब्यूटानल। अल्डिहाइड क्लास के मेंबर्स को नाम देने का तरीका क्या होता है कि ई को ड्रॉप करते हैं और AL में जब चेंज करते हैं तो पेरेंट अल्केन के नाम के साथ क्या लग जाएगा, ब्यूटानल। तो इस कंपाउंड की क्लास अल्डोल है लेकिन इसका अपना नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, प्रोपानल की प्रोपानल से कंडेंसेशन। आमतौर पर जब प्रोपानल से कंडेंसेशन की जाती है तो बच्चे एक मिस्टेक कर देते हैं, वो आपने नहीं करनी। आपने पहले वाले प्रोपानल मॉलिक्यूल को ऐसे ही लिखना है जैसे कि एक कार्बोनिल कंपाउंड होता है। 3 कार्बन वाले कंपाउंड को प्रोपानल कहते हैं, 2 कार्बन वाले कंपाउंड को एथेनॉल कहते हैं। C डबल बॉन्ड OH फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप इसमें भी है, लेकिन इसमें एक कार्बनिल कार्बन, फिर उससे अगली वाली और इससे अगली वाली, टोटल मिला के 3 कार्बन हो जाती हैं। तो इस अल्डिहाइड क्लास के मेंबर को हम एथेनॉल कहने की बजाय प्रोपानल कहेंगे। ये जो पहला वाला मॉलिक्यूल है ये तो एक कार्बनिल कंपाउंड की तरह ही बिहेव करेगा। अब अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि प्रोपानल को जब प्रोपानल पर ऐड करते हैं तो वो इस तरह से ऐड कर देते हैं कि बीटा पे लगी हुई हाइड्रोजन को O पे ले जाते हैं और बाकी पूरे को एज अ न्यूक्लियोफाइल कंसीडर करते हुए इस कार्बन पर ऐड कर देते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। मैंने आपको भी बताया है कि ये रिएक्शन सिर्फ वही कंपाउंड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगी। इसका मतलब है ये रिएक्शन में जो O है वो अल्फा की हाइड्रोजन को ही लेगा, बीटा की हाइड्रोजन को नहीं लेगा। तो आपने अगर इस तरह से एडिशन किया है तो ये रॉन्ग वे है ऐड करने का प्रोपानल। करेक्ट वे एडिशन करने का क्या है वो मैं आपको भी बता देती हूँ। ये आपके पास 3 कार्बन वाला प्रोपानल है, C डबल बॉन्ड OH, फिर CH2, मैंने इसकी दोनों के दोनों हाइड्रोजन को अलग करके दिखाया है, और बीटा कार्बन को भी मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है जो मिथाइल ग्रुप की फॉर्म में मौजूद है। बीटा पे जो 3 हाइड्रोजन लगे होंगे वो बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे, अल्फा पे जो 2 हाइड्रोजन लगे हैं वो अल्फा हाइड्रोजन। फिर मैं आपको क्लियर कर दूं कि अल्फा कार्बन वो कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप फॉर्माइल के साथ लगी हुई कार्बन है, और अल्फा कार्बन के ऊपर जो लगे हुए हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन है जिनकी नेचर एसिडिक होती है, ये O के ऊपर जाकर ऐड होती है। अब आपने सिर्फ जब प्रोपानल के ऊपर प्रोपानल को ऐड करना है तो सिर्फ ये काम करना है कि अल्फा हाइड्रोजन को इस मिथाइल की जगह पे ले आए, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। ये अल्फा कार्बन हो गई और ये उसका लगा हुआ हाइड्रोजन। अब जब भी आप इसको ऐड करेंगे किसी और कार्बनिल कंपाउंड पर तो इस हाइड्रोजन को आपने हमेशा ऑक्सीजन के साथ ऐड करना होगा, और बाकी जो पूरा पार्ट है, ये मैंने आपका हाइड्रोजन जब इधर रख दिया ला के
तो मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे ले आऊँगी, तो ये मिथाइल यहाँ पर आ गया, इसके साथ ये लगा हुआ हाइड्रोजन मैंने नहीं एक्सचेंज किया, ये वहीं का वहीं मौजूद है, C डबल बॉन्ड OH। अब ये फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, ये उसका अल्फ़ा के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन जो कि हमने O पर ऐड करना होता है, और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इसके ऊपर एज अ ब्रांच जो है ना वो लग जाएगा। तो आपने सबसे पहले प्रोपानॉल के मालिक्यूल को सही तरीके से अरेंज करना है कि उसकी अल्फ़ा हाइड्रोजन अलग से नज़र आने लग जाए, पॉजिटिवली चार्ज, और बाकी पूरा न्यूक्लियोफाइल आपको अलग से नज़र आने लग जाए। अब जब आपको ये बात समझ आ गई तो अब आपने क्या करना है, प्रोपानॉल पर इस तरह ऐड करना है कि उसकी बीटा का हाइड्रोजन O पर ना आए, बल्कि अल्फ़ा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन आपने अलग से शो करना है। ये हाइड्रोजन O पे चला जाएगा, कार्बनिल कार्बन का कार्बन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये जो ग्रीन मैंने बॉक्स के अंदर शो किया हुआ है CH3 बीटा कार्बन जो है वो एज आ ब्रांच आ जाएगी, C डबल बॉन्ड OH। इस पूरे को आपने एज आ न्यूक्लियोफाइल कंसीडर करते हुए कार्बन पर ले जाना है। रिएक्शन डाइल्यूट बेस में ही होगा, CH3CH2CH2, ये जो मैंने ग्रीन पोर्शन शो किया हुआ है ये पहला वाला प्रोपानॉल का मालिक्यूल है जो एज कार्बोनिल कंपाउंड बिहेव कर रहा है। दूसरा वाला जो मैंने रेड पोर्शन शो किया हुआ है उसमें ये जो एस्टिक हाइड्रोजन है वो O पे जब चली जाएगी तो हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा, और बाकी पीछे जो जो ग्रीन बॉक्स में मैंने न्यूक्लियोफाइल आपको अलग शो करके दिखाया हुआ है वो पोर्शन क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इस तरह एक प्रोपानॉल जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड की तरह बिहेव किया, दूसरा HNU टाइप का एडिंग रेजेंट, H ऑक्सीजन के ऊपर चली गई और बाकी पूरा न्यूक्लियोफाइल CH3 C डबल बॉन्ड OH कार्बन पर आ गया। इस प्रोडक्ट की भी क्लास का नाम अल्डोल ही बनेगा। क्यों बनेगा अल्डोल? क्योंकि इसमें एट अ टाइम 2 फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, कार्बनिल कार्बन बी और हाइड्रोक्सी। जब आप IUPAC सिस्टम से नाम देंगे 1 2 3 4 5, इसमें पूरे 5 कार्बन एटम है, 2 पोजीशन पर मिथाइल है, 3 पे हाइड्रोक्सी है, तो हम इस कंपाउंड को 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटानल का नाम देंगे। ये कंडेंसेशन सिर्फ अल्डिहाइड की अल्डिहाइड से नहीं बल्कि कीटोन की भी कीटोन से हो सकती है। इस वक्त मैंने आपके सामने एसीटोन या प्रोपानोन शो किया हुआ है, 3 कार्बन वाला कीटोन है। कैसे पता चला ये कीटोन है? क्योंकि कार्बनिल कार्बन के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और टोटल कार्बन एटम की तादाद 3 है। इसको डाईमिथाइल कीटोन भी बोला जा सकता है, एसीटोन भी बोला जा सकता है और प्रोपानोन भी IUPAC सिस्टम में कह सकते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है कि कार्बनिल कार्बन एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके इस तरफ भी अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हैं और इस तरफ भी, दोनों तरफ। तो आप चाहे इसका अल्फ़ा कार्बन के हाइड्रोजन को ऐड कर दें चाहे इस तरफ वाली को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। तो मैंने क्या किया है कि एक कीटोन के मालिक्यूल को एज अ कार्बनिल कंपाउंड शो करते हुए इसकी पोलैरिटी इंडिकेट की है, ये पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव। दूसरे वाले कीटोन में ये फंक्शनल ग्रुप है, इस साइड पे भी अल्फ़ा कार्बन है, इस साइड पे भी अल्फ़ा कार्बन है, इस पे भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इस पे भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है। किसी एक अल्फ़ा कार्बन को सिलेक्ट करते हुए उसके अल्फ़ा हाइड्रोजन को अलग करके लिख दें। ये जो ब्लॉक सा शो किया हुआ है मैंने, बॉक्स सा बनाया हुआ है, ये इस कंपाउंड के न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और हाइड्रोजन जो है वो इसके इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को। अब कार्बन और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे एडिशन करते वक्त, O के ऊपर इस हाइड्रोजन का इजाफा हो जाएगा और ये जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो कार्बन के ऊपर ऐड हो जाएगा। तो जब हम ये काम करेंगे तो ये जो रेड पोर्शन आपको नज़र आ रहा है CH3CO, CH3 पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये पहले वाले डाईमिथाइल कीटोन का है, दूसरा भी साथ कंडेंस होने वाला डाईमिथाइल कीटोन ही है, लेकिन ये HNU टाइप के एडिंग रेजेंट के तौर पर उसके ऊपर ऐसे ऐड होगा कि H इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा और बाकी CH2, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3। यहाँ से नंबरिंग शो करेंगे कीटोन वाले फंक्शनल ग्रुप को, जहाँ से लोएस्ट नंबर मिले 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन है। तो इस कंपाउंड में आपने 4 पे पोजीशन पे हाइड्रोक्सी और 4 मिथाइल को इंडिकेट करने के बाद इस कंपाउंड के नाम की एंडिंग ओन पे चेंज करनी है क्योंकि डोमिनेंट फंक्शनल ग्रुप कीटोन का है। 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटानोन। इस कंपाउंड को के अंदर हालांकि फंक्शनल ग्रुप कार्बनिल कार्बन और OH मौजूद है, लेकिन एक कन्वेंशन या रीत चली आ रही है, रवायत चली आ रही है कि इस प्रोडक्ट को भी हम अल्डोल ही कहते हैं। अल्डोल प्रोडक्ट्स की एक और ख़ास बात है, जैसे कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल या अल्डोल जो है, इसकी ख़ास बात क्या है कि जब इसको हम डाइल्यूट HCl डाल के हीट करते हैं, मैं खाली अल्डोल हर एक अल्डोल की बात कर रही हूँ, मैंने एग्जांपल के तौर पर खाली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल ले लिया है।
इन तमाम अल्डोज की ये प्रॉपर्टी कि जब उनको डाइल्यूट HCl के साथ हीट किया जाए तो इनके फंक्शनल ग्रुप के साथ मौजूद अल्फा कार्बन अपना हाइड्रोजन रिमूव कर देती है, हाइड्रोजन आइन, और बीटा अपना OH। वाटर एक्सपेल होने के बाद जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो प्रोटॉन की रिमूवल के बाद इधर शिफ्ट हो जाता है पाई बॉन्ड की फॉर्म में, और फिर इन कंपाउंड को हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। CH3, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, C डबल बॉन्ड OH। सबसे लास्ट पर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म स्टडी करने से पहले ये मैंने आपको रिएक्शन पहले ही पढ़ा दिया हुआ है कि एथेनॉल जब एथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो एक कार्बोनिल कंपाउंड के तौर पर बिहेव करता है, दूसरा HNO टाइप के एडिंग रेजेंट के तौर पर। कार्बोनिल कार्बन का पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये इस तरह से ऐड हो जाएगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर चली जाएगी हाइड्रोक्सी ग्रुप के फॉर्म में, बाकी पूरा न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव करते हुए कार्बन पर डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। रिजल्टिंग प्रोडक्ट मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, इसको हम कहेंगे अल्डोल। हमेशा याद रखें कि जो ओवरऑल रिएक्शन है वो हमें मैकेनिज्म की कोई डिटेल नहीं बताता। जब हम मैकेनिज्म स्टडी करते हैं तो हमें सारे स्टेप वाइज डिटेल पता चल जाती है रिएक्शन की कि ये किन किन स्टेप से गुजर कर रिएक्शन कंप्लीट होगा। क्योंकि ये रिएक्शन डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होता है और बेस एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है, तो बेस सबसे पहले अपने कौन से आइंस जनरेट करेगी, सोडियम आइन और हाइड्रोक्साइड आइन। हाइड्रोक्साइड आइन इस HNO टाइप के एडिंग रेजेंट का जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो इस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर के पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर की है, इसका न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर मजीद बढ़ जाएगा। क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये पूरा का पूरा कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। पहले उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, अब उसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है। अब ये पहले से ज़्यादा बेहतर न्यूक्लियोफाइल है। अब ये जो पूरा न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड के जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उसके ऊपर जाकर ऐड हो जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल ने सबसे पहले बेस कैटलिस्ट ने न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को बढ़ा दिया है और फिर उसने दूसरे वाले कार्बोनिल कंपाउंड के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक किया है, उसके साथ नया बॉन्ड बनाया है और यूं न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड हो गया। अब ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन क्या करेगी, यही जो ऊपर वाले स्टेप में वाटर प्रोड्यूस हुआ है ये उसके पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगी और हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह ओवरऑल रिएक्शन में हम एक ही स्टेप में H को O पर ले जाते हैं और न्यूक्लियोफाइल को कार्बन पर, लेकिन स्टेप वाइज डिटेल हमें बताती है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है उस वक्त तक कार्बन पर ऐड नहीं होता जब तक कि बेस कैटलिस्ट बीच में अपना रोल ना प्ले करे। बेस कैटलिस्ट इस एसिडिक नेचर के प्रोटॉन को जब एक्सेप्ट कर लेता है तो कार्बन का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ जाता है। पहले वो जाके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर ऐड होती है, फिर पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होता है कि जो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही होती है उसके ऊपर आ जाता है कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, उसका भी रिएक्टिविटी जो रेट है वो बढ़ जाता है। वो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन वाटर से उसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है और हाइड्रोक्सी ग्रुप में चेंज हो जाती है। अब ये रिएक्ट मैकेनिज्म आपको किसी भी रिएक्शन पर आए आपके जहन में ये बातें ज़रूर होनी चाहिए कि किस तरह से सबसे पहले बेस कैटलिस्ट न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को बढ़ाएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर ऐड होगी, सबसे लास्ट पर ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटॉन का इजाफा होता है।